नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के भूगोल वाली बुक में सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके दूसरे भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से। संसाधनों का वर्गीकरण, जैसे कि पिछले भाग में हमने समझा था, ये चार्ट हमने देखा था कि संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो आज हम इनके सभी के बारे में, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव 2 भागों में बांटा जाता है, इनके बारे में जानेंगे। इसी प्रकार समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यह जानेंगे। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव और अजैव 2 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को। जैव संसाधन वो होते हैं जिसमें जीवन होता है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन और पशुधन। जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव हैं, जिसमें जीवन नहीं है, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो इस प्रकार जिसमें जीवन है वो जैव संसाधन और जिसमें जीवन नहीं है वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। 2 भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, फिर से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। इनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ये पृथ्वी है तब तक इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक बार इनका उपयोग करते हैं, फिर प्राप्त कर सकते हैं, फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वे संसाधन जो है पुनः उत्पन्न हो जाते हैं और नवीकृत इन्हें किया जा सकता है, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अगला है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने के लिए। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, जो धातुएं हैं वे पुनः चक्रीय होती हैं, लेकिन इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, बहुत सालों बाद ये प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन है वे अचक्रीय हैं, इन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है और कोयले को हम जलाते हैं और उसकी जब राख बन जाती है तो उस राख को हम वापस से उसका बना के, मतलब कोयला नहीं बना सकते, उसको बनने में मतलब वो नष्ट हो गया एक बार। और ये जो है फिर से जब हमें प्राप्त होगा, जीवाश्म कोई नीचे दबेगा, बहुत लाखों वर्ष लग जाएंगे, उचित ताप दाब उसे प्राप्त होगा, उचित नमी प्राप्त होगी, उसके बाद फिर वो जीवाश्म ईंधन या कोयले के रूप में कैसा भी, जैसा उसको परिस्थिति मिली वैसा जीवाश्म ईंधन बनेगा। तो इस प्रकार अनवीकरण योग्य जो संसाधन होते हैं वे बहुत लंबे समय के बाद हमें प्राप्त होते हैं, और नवीकरण योग्य संसाधन हमें बार बार पृथ्वी में मिलते रहते हैं, एक बार खत्म होते हैं फिर हमें मिलते रहते हैं। जब तक पृथ्वी है तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलेगी, पवन ऊर्जा मिलेगी, जल ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार ये पृथ्वी में हमेशा बने रहेंगे। बच्चों, आगे चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, इसे 4 भागों में बच्चों बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो कि निजी संसाधन होते हैं, हमारे अपने होते हैं। निजी संपत्ति
व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती है, जैसे भूखंड, घर, बाग, चरागाह, कुएं का जल, जो हमारा अपना है, हमारी निजी संपत्ति है, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जो कि सबके होते हैं, वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ऐसे संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं, जैसे शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान। तो ये जो संसाधन है वे सबके लिए होते हैं। इन्हें सार्वजनिक संसाधन भी कहते हैं और सामुदायिक संसाधन भी कहते हैं। और इनमें सबका अधिकार होता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। फिर राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी देश की जो संपत्ति होती है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। किसी देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे सड़कें, रेलवे लाइन, नहरें, इन पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। इसमें खनिज पदार्थ भी हैं, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि किसी भी देश की अपनी संसाधन होती है। इसके अलावा जो 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन भी उसी देश की राष्ट्रीय संपदा होती है। जैसे हम देखते हैं, हमारी जो तटरेखा है, ये हमारी तटरेखा है, तो इससे जो 12 समुद्री मील तक वो हमारे देश की संपत्ति है। इसके नीचे जो समुद्री जीव संसाधन जितने भी पाए जाएंगे वो हमारे अपने देश के हैं, तो वो राष्ट्रीय संपदा होते हैं किसी भी देश की। किसी भी देश की जो तटरेखा है उससे जो 12 समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले जितने भी जलीय संसाधन हैं वे उस राष्ट्र की संपदा माने जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जिस पर नियंत्रण होता है वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, और जो भी किसी भी देश की जो तट रेखा है उससे 200 समुद्री मील तक, जैसे राष्ट्र की संपत्ति हमने देखा 12 समुद्री मील, और किसी भी देश की जो तट रेखा है उससे 200 समुद्री मील तक के, मतलब 12 समुद्री मील तक तो उसी देश का है, उसके बाद जो 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही उस क्षेत्र का हम अनुसंधान कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, आए दिन युद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। तो प्रश्न बच्चों आता है कि कितने समुद्री मील तक राष्ट्रीय संपदा है? 12 समुद्री मील तक राष्ट्रीय संपदा है। और कितने समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता? 200 समुद्री मील तक किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। बच्चों आगे चलते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, जैसा कि बताया था, विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत का जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा संसाधन के अपार इसकी संभावना है, अपार भंडार है। पवन ऊर्जा, बहुत तेजी से हवा चलती है तो पवन ऊर्जा पैदा की जा सकती है, और सूर्य किरण बहुत तेज पड़ती है, अधिक महीनों तक पड़ती है तो सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसके वहाँ पर अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। पता है इनके बारे में लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है, तो इसे कहते हैं संभावी संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है
और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, मतलब जिन संसाधनों के बारे में हमें सब कुछ मालूम है कि वो कितनी मात्रा में है और कैसी इसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता कैसी है, और टेक्नोलॉजी का हमें ज्ञान है, तो वो कहलाते हैं विकसित संसाधन। संसाधनों के विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो इनका जो विकास का स्तर है, इनकी टेक्नोलॉजी और दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ती जाती है कि हम जैसे उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आगे हम और बेहतर हमारे पास टेक्नोलॉजी आए तो हम वैसे उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है जैसे जैसे विकसित होती है और उसी के आधार पर इसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है टेक्नोलॉजी के विकास की। अब ठीक है, विकसित संसाधन वे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, जिसकी टेक्नोलॉजी हमें मालूम है, जिसकी गुणवत्ता हमें मालूम है, जिसकी मात्रा हमें मालूम है, वे कहलाते हैं विकसित संसाधन। आगे चलते हैं भंडार। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। भंडार संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, वे कहलाते हैं भंडार संसाधन। मतलब इस पृथ्वी में वे संसाधन अब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि जल जो है दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से बना है। जैसे हमें पता है बच्चों, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जल H2O दो उससे बना, एक हाइड्रोजन का यौगिक और दो ऑक्सीजन के जब यौगिक मिलते हैं तो जल बनते हैं। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन का एक यौगिक डालें, ऑक्सीजन के दो यौगिक डालें और उसको मिक्स करें और हमारे पास पानी बन के तैयार हो जाए। तो भंडार तो है, इस पृथ्वी पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। भंडार है हमारे पास, लेकिन उसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं पता, हमें तकनीक नहीं मालूम, तो इसे भंडार संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत ज्ञान नहीं है, तो इसे कहते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में भी आता है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, वे कौन से संसाधन है जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनकी तकनीक, जिनको जानने की प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, भंडार संसाधन। आगे बच्चों, लास्ट में बच्चों संचित कोश। संचित कोश यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है और जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। हमारे को मालूम है भंडार है और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हम उसकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जैसे देखें तो नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इसी प्रकार हम बांधों के देखें, बांधों में जो जल है, वन आदि संचित कोश है और इनका उपयोग भविष्य में हम कर सकते हैं, हमारे लिए संभव है कि हम इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो यह कहलाता है संचित कोश। तो बच्चों अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।